पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए आपको पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो डायमेंशन है, उसको मेजर करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहीं पे कहा है कि कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जब हम मेजर करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, या पर्सनालिटी का कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी अगर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके ना तो कोई शेप है, ना तो कोई क्वांटिटी है। एक्चुअली नहीं, ये निर्गुण है और निराकार है, अर्थात इनके कोई आकार नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायमेंशन है, हम उसको मेजर करते हैं बेसिकली। तब पता चलता है कि इंटेलिजेंस इतना है या क्रिएटिविटी इतनी है। उसी तरीके से पर्सनालिटी चूंकि एक इंक्लूसिव टर्म है, तो पर्सनालिटी और एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जिसकी कोई शेप तो है नहीं, कोई आकार तो है नहीं, तो मेजर नहीं हो पाएगा। तो हम पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, जो पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, है ना जी, जो पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टेम्परामेंट, बिहेवियर जी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्या कहते हैं कि इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन, ये सब क्या है पर्सनालिटी के, इससे पर्सनालिटी के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, डायमेंशन है बेसिकली। तो आप इनको क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को या डायमेंशन को क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं बेसिकली, है ना। तो पर्सनालिटी के असेसमेंट से तात्पर्य ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसका आकलन करना है, उसका मापन करना है बेसिकली। यही तो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आप हमारी पर्सनालिटी को असेस करेंगे, मीन्स हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले डायमेंशंस को असेस करेंगे, और फिर पता लगाएंगे कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है बेसिकली। यानी कि पर्सनालिटी को असेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार आप हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, थोड़ी सी झलक अभी मिली होगी हमारी पर्सनालिटी कैसी है, तो आपको वो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू आप हमारा ले सकते हैं, या आप हमारा क्वेश्चनायर के थ्रू आप हमसे रिस्पॉन्सेस करा सकते हैं, या फिर आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं जी, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यस सर। So basically, there is a numerous way to assess the personality of someone or personality attributes of someone basically, है ना। तो किसी की पर्सनालिटी को असेस करने का मतलब ये है कि जो उसकी पर्सनालिटी की एट्रीब्यूट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है बेसिकली, उस विशेषता को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्चुअली में मेजर करना है, मापना है। और मापने का तरीका इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, उसमें आप हमारी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, या हमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चुपचाप, और ऑब्जर्व करके हमारी पर्सनालिटी को आप पता लगा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप हमें क्वेश्चनायर दें और क्वेश्चनायर पर रिस्पॉन्स करा करके आप हमारी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, असेस करें या मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास जो पर्सनालिटी को असेस करने की टेक्निक है, उसमें 3 टेक्निक है। एक है पर्सनालिटी इन्वेंटरी जी, एक है पर्सनालिटी इन्वेंटरी, दूसरा है हमारा जी प्रोजेक्टिव टेक्निक, और तीसरा है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड बेसिकली। देखिए जो इन्वेंटरी होता है ना, इन्वेंटरी में एक आइटम दिए जाते हैं, उस आइटम के 2 ऑप्शन होते हैं, यस नो, है ना, यस नो वाले 2 ऑप्शन होते हैं। यानी कि ये जो इन्वेंटरी होते हैं, जिससे हम चेक करते हैं किसी की पर्सनालिटी, ये डाइकोटोमस नेचर के होते हैं, अर्थात इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ या तो जी, या तो हाँ या तो ना। और सम टाइम कांट से लग सकता है, अर्थात समटाइम्स कह नहीं सकते
ऐसा वाला बात भी हो सकता है। तीसरा विकल्प आए? यस या नो के अलावा मैंने कह नहीं सकती ये तीसरा Can't say. भी। हाँ, तीसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है ना, इन्वेंट्री में तीसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर इन्वेंट्री में दो ही ऑप्शन रहेंगे, आइटम रहेंगे, डू यू हैव ईटेन और नॉट, डू यू हैव टेकन योर फूड और नॉट। मतलब अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के सामने यस और नो आपको लगाना है, यस और नो में से किसी एक का इंतखाब करना है। तो इन्वेंट्री आमतौर पे डाइकोटोमी नेचर्स का होगा, अर्थात उसके दो ऑप्शन होंगे, दो विकल्प होंगे, दो मुतबादिल होंगे, दो जिसमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा। और समटाइम्स अभी जो एडवांस वर्जन के आने लगे हैं, अब उसमें बेसिकली 3 ऑप्शन दिया जाने लगा है, जिसमें से एक आपका यस, कांट से एंड नो। इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन भी, यानी ट्रिपर्टाइट टाइप का और ट्राइकोमी टाइप का आपको आइटम और उसके विकल्प देखने को मिल सकते हैं बेसिकली। तो इन्वेंट्री की पहचान ये है कि आप देखिए कि टूल में आइटम कैसा है। आइटम यदि डाइकोटोमी या ट्राइकोमी नेचर्स का है तो वो आमतौर पे क्या होगा, आमतौर पे क्या होगा, आमतौर पे क्या होगा, Inventories. पर्सनालिटी इन्वेंट्री होगा बेसिकली। अब पर्सनालिटी इन्वेंट्री में अनफॉर्चुनेट क्या है, बात क्या है कि जैसे हमने आपसे पूछा कि खाया कि नहीं खाया, आपने कहा कि खाया, मुशर्रफ कह रहे हैं कि खाया नहीं खाया में से एक बीच में कुछ और रहता तो कुछ और कहते, मतलब तनी मनी खाया। अविनाश कह रहा है कि खाए बैठे थे जब तक कि उठ गए, हाथे धो के बैठे थे। राजीव कह रहे थे कि सामने में रखा हुआ था लेकिन खा नहीं पाए। एक्चुअली में इन्वेंट्री में क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो वो सामने वाला जो देना चाहता है, हम उसको नहीं लेते हैं, यानी कि हम उनको ऑप्शन में बांध देते हैं। तो भैया इसी दो में से आपको बताना, या तो हाँ या तो ना। आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी शामिल, जी कुछ भी शामिल नहीं करना है, नहीं करना है। ये डिमेरिट हो जाती है इन्वेंट्री की, कि आप जो रिस्पोंडेंट है, जो सब्जेक्टी है, उसको खुल करके इजहार का मौका नहीं देते, इजहार ख्यालात का मौका नहीं देते बेसिकली। तो पर्सनालिटी इन्वेंट्री की ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पहचान ये है कि उसमें आमतौर पे 2 या 2 से अधिक 2 या 3 जो है वो आइटम होंगे, आई मीन ऑप्शन होंगे बेसिकली। और प्रोजेक्टिव टेक्निक में आमतौर पर नाम ही है प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्ट करने वाला होगा। आमतौर पे कुछ इमेजेस, कुछ फोटोग्राफ, कुछ सिचुएशंस, कुछ वीडियोस या कुछ आई मीन कुछ कार्ड आपको दिखाए जा सकते हैं, और उस कार्ड के आधार पर आपसे बातें पूछी जा सकती है ना, कि बताइए इस कार्ड को देख करके आपको क्या लगता है, क्या समझ में आती है बेसिकली। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक को इसलिए आमतौर पे हम कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी कहते हैं, जहां पे जो रिस्पोंडेंट है उसको बेसिकली कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई वीडियोस दिए जाते हैं जिसमें आवाज नहीं होती है, और वीडियोस दिखाए जाते हैं या पिक्चर दिखाया जाता है या वो कार्ड दिखाया जाता है। जैसे रोसा इंक ब्लैंक टेस्ट है, TAT है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, तो उसमें आपको कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड को देख करके आपको कुछ कहानी, जी कुछ कहानी बनानी होती है, कहानी लिखनी होती है ना, कहानी लिखनी होती है। तो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक कहलाता है। वहां पे आएंगे तो कार्ड की बात हम करेंगे। और एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है जो आमतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होते हैं, जहां पे हम आपको समटाइम्स बता भी सकते हैं कि हम आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और समटाइम्स हम चुपचाप आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर हम आपको बता करके ऑब्जर्व करेंगे कि हम आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बहुत नौटंकी करने लगेंगे, बहुत आर्टिफिशियल बिहेवियर करने लगेंगे। क्योंकि बनावटी बिहेवियर करने में इंसान ने तो गिरगिट का भी पीछा छोड़ दिया बेसिकली। तो हम लोग बहुत बनावटी बिहेवियर करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओरिजिनलिटी असेस नहीं हो पाती है, एग्जैक्टली जिन चीजों को हम असेस करना चाहते हैं वो असेस नहीं हो पाता है। तो इसलिए आमतौर पर हम नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं, अर्थात हम आपको बताते नहीं हैं कि हम आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपके साथ शामिल हो जाते हैं, आपके साथ घुल मिल जाते हैं, और चुपके चुपके आपका, जी चुपके चुपके हम आपका
करते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। पार्टिसिपेटरी मेथड ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका नेचुरल बिहेवियर है वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और आपकी पर्सनालिटी को ओरिजिनल तरीके से हम असेस कर पाते हैं बेसिकली। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक की ये विशेषता है। whereas there is some limitations always line with the every concept, whereas it should be matters of educational psychology and sociology and philosophy. Of course there should be always the subjectivity is lying, there should be always some limitations, we have to consider them. But if you want to study in a more comprehensive way, you should have to observe someone without informing him or her, so that you may observe his or her natural personality actually. Is it right or not? Yes, Is sir. it right or not? Yes, Yes, sir. सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन टेक्निक की ये विशेषता होती है, ये खासियत होती है बेसिकली, है ना। बहरहाल आइए, पर्सनालिटी इन्वेंटरी में हमने बताया आपको कि पर्सनालिटी इन्वेंटरी बहुत पॉपुलर तरीका है किसी की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि इस पर्सनालिटी इन्वेंटरी में आमतौर पे आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट के गुण के आधार पर कुछ आइटम बनाए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और उस स्टेटमेंट का आपको राइट, रॉन्ग, यस, नो में आंसर करना पड़ता है। जैसे डू यू हैव प्रॉब्लम स्लीपिंग, क्या आपको सोने में परेशानी है, यस, नो। डू योर पेरेंट्स गिव योर एडुकेट प्रोटेक्शन, यस, नो। आर यू वरीड विदाउट रीजन, यस और नो। जी, आपको अब इस तरीके से, तो पर्सनालिटी इन्वेंटरी में क्या होता है कि आमतौर पे आपको आपकी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट के हिसाब से आइटम स्टेटमेंट दिए जाते हैं और वो आइटम डाइकोटोमी या बाइपोलर नेचर का होता है, अर्थात उसके दो ऑप्शन होते हैं, इट शुड बी और इट मे बी, यस और नो, राइट एंड रॉन्ग। जी, राइट एंड रॉन्ग। जी, तो इस तरीके का ऑप्शन मौजूद रहेंगे बेसिकली पर्सनालिटी इन्वेंटरी में। आप इसके जरिए से भी किसी की पर्सनालिटी को, जी, किसी की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। असेस कर सकते बाइपोलर हैं, चेक होता है कर। और एक डिक्टोमिनस, क्या बोले सर, समझ नहीं आ रहा। डाइकोटोमी, डाइकोटोमी, जो बाइपोलर होता है ना उसी को डाइकोटोमी कहते हैं। मतलब जो ऑप्शन दो होंगे जिनके, तो उनको बाइपोलर कहिए या डाइकोटोमस नेचर्स का कहिए, है ना। और जिनके तीन ऑप्शन होंगे वो ट्राइकोटोमी कहलाता है या ट्राइकोमस नेचर्स कहलाते हैं बेसिकली। तो ये है पर्सनालिटी इन्वेंटरी बेसिकली। अब पर्सनालिटी इन्वेंटरी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कैटल का 16 पीएफ स्केल है। कैटल का, जी, कैटल का 16 पीएफ स्केल है ना। हाँ, और बहुत प्रीवियस ईयर में बहुत VVI थे, ये अब इधर नहीं है, नहीं तो बहुत मतलब बढ़िया वाला फ्लैग था इनके पास एक्चुअली। देखिए यहाँ पर जो PF देख रहे हैं ना, उसका मतलब है पर्सनालिटी फैक्टर। PF का मतलब, जी, PF का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर। यस, पर्सनालिटी फैक्टर्स का मतलब, पर्सनालिटी फैक्टर्स का मतलब पर्सनालिटी के कारक, व्यक्तित्व के कारक, अर्थात कंपोनेंट्स, है ना, एलिमेंट्स एक्चुअली, वो है फैक्टर्स बेसिकली। तो यहाँ पे कैटल 16 PF स्केल है, यानी कि ये जो PF स्केल है, पर्सनालिटी फैक्टर्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर स्केल है, इसको कैटल ने दिया है एक्चुअली। कैटल ने पर्सनालिटी की 16 PF थ्योरी दिया था बेसिकली। उसी थ्योरी को के आधार पर उन्होंने किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए, जी, मेजर या असेस करने के लिए, जी, मेजर या असेस करने के लिए 16 16 स्केल बनाया बेसिकली। और ये स्केल क्या है, ये स्केल का नेचर क्या है, क्या है ये? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी है बेसिकली, इन्वेंटरी है ना। फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि दोबारा कंक्लूड नहीं करूंगा। मैंने कहा कि 16 PF स्केल पर्सनालिटी फैक्टर्स
कैटल्स ने अपनी थ्योरी उन्होंने जो दी थी, थ्योरी 16PF, उस थ्योरी के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कैटल्स 16PF स्केल दिया बेसिकली, जो कि एक तरीके का इन्वेंट्री है। इस इन्वेंट्री में 3 तरीके के ट्रेड को शामिल किया गया है। एक है टेम्परामेंटल ट्रेड, जो कि हमारी एटीट्यूड से संबंध रखता है, टेम्परामेंट से संबंधित रखता है, मिजाज से संबंध रखता है, परसेप्शन से संबंध रखता है। दूसरा है हमारा एबिलिटी दूसरा है हमारा एबिलिटी ट्रेड एबिलिटी ट्रेड, जो कि हमारी योग्यता से संबंध रखता है ना, योग्यता या क्षमता से संबंध रखता है, क्षमता से संबंध रखता है, सलाहियत से संबंध रखता है। और तीसरा हमने बताया जो कि हमारा है जी डायनामिक ट्रेड्स, है ना। डायनामिक ट्रेड मतलब अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशंस में अनुकूलन की क्या स्थिति है आपकी, किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी एटीट्यूड शिफ्ट करती है या किस तरीके से एडजस्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक ट्रेड। तो कैटल ने अपनी थ्योरी 16 पर्सनालिटी के आधार पर 16PF स्केल दिया, जो कि एक तरीके का इन्वेंट्री है जिसके 3 डायमेंशन है। पहला है टेम्परामेंटल दूसरा है एबिलिटी ट्रेड और तीसरा है डायनामिक ट्रेड बेसिकली, है ना। इसको याद रखिएगा बेसिकली। तो 16PF है। टेम्परामेंटल में क्या होता है सर? टेम्परामेंट एटीट्यूड से, उस दिन नहीं टेम्परामेंट बता रहे थे, उसमें डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी में चर्चा किया था ना, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी में चर्चा किया था ना भाई, टेम्परामेंट की, एटीट्यूड, परसेप्शन, डिफरेंस भी बताया था ना जी। यस सर। तो हालांकि एटीट्यूड में कह रहा हूं सही शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन डिफरेंसेस करके आपको बताया है, लेकिन आम तौर पे जनरली हम लोग ले सकते हैं। वैसे टेम्परामेंट मिजाज होता है एक्चुअली में, और एटीट्यूड जो है वो रवैया होता है, तो दोनों में फर्क है, बट जनरल वे में समझने के लिए आप ले सकते हैं। तो टेम्परामेंटल ट्रेट अर्थात आपका एटीट्यूड, आपका रवैया कैसा है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, और एबिलिटी ट्रेट दैट मीन सलाहियत आपकी, योग्यता आपकी, आपकी क्षमता, और डायनामिक ट्रेड डिफरेंट सिचुएशंस में, विभिन्न पर्सपेक्टिव में, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से शिफ्ट होती है, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उन चीजों को देखने का काम करता है। तो कैटल के 16PF में ये 3 डायमेंशन है। हाँ भाई, तो सर टेम्परामेंट को सर कॉग्निटिव से जोड़ सकते हैं? नहीं यार, टेम्परामेंट कॉग्निटिव नहीं है, टेम्परामेंट अफेक्टिव डोमेन है। टेम्परामेंट जो है ना, एटीट्यूड जो है वो अफेक्टिव डोमेन है। देखिए, परसेप्शन, एटीट्यूड और टेम्परामेंट तीनों अफेक्टिव डोमेन है, क्योंकि एटीट्यूड या टेम्परामेंट जो है ना वो जज्बात से बनते हैं, इमोशन से बनता है, और इमोशंस जो है वो है आपके अफेक्टिव डोमेन का पार्ट, अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली, है ना, अफेक्टिव डोमेन में। सो 16PF के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तीनों डायमेंशन की, जो कि आपको याद रखना है बेसिकली। इस टूल का इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, अदर हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं, जो काउंसलर वगैरह हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट। जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं तो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट कराई जाती है, पैथोलॉजिकल टेस्ट से पता चलता है क्या दिक्कत है, कहाँ कमी है, बायोकेमिस्ट्री बढ़ गया या हेमेटोलॉजी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, क्या है वो पता चलता है आपके ब्लड टेस्ट से बेसिकली। उसी तरीके से जो साइकेट्रिक्स हैं, जो काउंसलर हैं, उनको खून टेस्ट कराने से उनको कोई फायदा होगा नहीं, तो वो लोग बेसिकली इस तरीके के टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास बीमारी जानने का एकमात्र साधन यही टूल होता है बेसिकली। टूल से अंदाजा लगाते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है बेसिकली। तो इस टूल का इस्तेमाल जो है वो साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर वगैरह हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। जैसे कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले बच्चे के या साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले जो पर्सन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करने के लिए
इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। ओके जी, ओके। अरे बोलो तो भाई, बातें समझ में आ रही है? हाँ, इसका इस्तेमाल जो है वो आमतौर पे एंजाइटी, एडजस्टमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम को देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने एक टर्म में, अम्ब्रेला टर्म में आपसे कहा कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको, उसकी पहचान करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने कहा कि उसके अंदर अगर फर्दर आपको देखना हो तो हम एंजाइटी देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम देखते हैं। ये सब चीज देख करके हम किसी की पर्सनालिटी का, जी, किसी की पर्सनालिटी का अंदाजा असेसमेंट करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर। अभी आएगी जी, अभी आएगी भाई। सो बेसिकली जैसा कि हमने कहा कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने, जैसे एंजाइटी, एडजस्टमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए 16PF, कैटल्स का 16PF का इस्तेमाल, जी, 16PF का इस्तेमाल किया करते हैं हम लोग, या किया जा सकता है बेसिकली। और आपको डायमेंशंस हमने बता दी कि 3 डायमेंशन है। और देखिए ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर के हमारी पर्सनालिटी बनी है, और इन्हीं के इनबैलेंस होने की वजह से पर्सनालिटी में डिफेक्ट या डिमेरिट पैदा हो सकता है बेसिकली। ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, 8 इधर और 8 इधर, यानी कि टोटल 16 है, इसलिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कहते हैं। अरे गिन के देख लो भाई, 8 इधर है, 8 इधर है, टोटल 16 है, इसलिए हम इसको, सर सर इसमें डायमेंशन फिक्स नहीं है कि किसी डायमेंशन से कितना लिया गया है? नहीं। सो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि 3 डायमेंशंस आपके हैं। ये फैक्टर्स भी आपको याद रखने की जरूरत, जी, इन फैक्टर्स को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 16PF है। अब ये उतना कोई याद रखेगा नहीं, और इससे कभी आज तक के सवाल नहीं देखे गए। डायमेंशन से देखा गया है, और बहुत शुरुआत में तो मतलब डायरेक्ट PF का मतलब पूछ लिया था। बहरहाल 16PF में हमने बताया कि 16 संख्या को दर्शाता है, एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है, और PF जो है वो पर्सनालिटी फैक्टर्स है, अर्थात व्यक्तित्व के कारक को दर्शाता है। कैटल्स ने पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी, उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए थे। उसी 16 फैक्टर्स के आधार पर उन्होंने 16PF स्केल दिया। ये एक तरीके का इन्वेंट्री है जो कि 3 डायमेंशन पर बेस्ड है। पहला है, जी, पहला है टेम्परामेंट, टेम्परामेंटल ट्रेट, दूसरा है, जी, एबिलिटी दूसरा है ट्रेट्स, एबिलिटी ट्रेट, और तीसरा है डायनामिक ट्रेट्स। डायनामिक ट्रेट्स। डायनामिक ट्रेट। इसमें बेसिकली हम इसका इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अर्थात काउंसलर वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल साइकेट्रिक डिसऑर्डर को जानने के लिए, देखने के लिए किया जाता है, उसकी बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है। आमतौर पे इसमें हम एंजाइटी, एडजस्टमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसी चीजों को देख पाते हैं बेसिकली। इसमें टोटल 16 फैक्टर्स हैं, बस, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? कुछ जगह देखे हैं कि नो 16 सर। फैक्टर जो है उसको ABCDEFG से इस तरह से करीब किया हुआ है, तो हैं? इसको भी पढ़ना है यहाँ पे क्या? किसको? 16 फैक्टर दिया हुआ है ना सर, हाँ हाँ, तो इन 16 फैक्टर्स को ABCD नहीं है, EFG इस तरह से कभी किया हुआ है, तो उसकी आवश्यकता इधर हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो ये 16 फैक्टर्स को भी याद रखना नहीं है। आप सिर्फ 3 डायमेंशन याद रखेंगे, टेम्परामेंटल ट्रेट, एबिलिटी ट्रेट और
Dynamic Dynamic traits. traits. जी Dynamic traits. डायनामिक ट्रेट बेसिकली। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। बाकी वो क्या कहते हैं कि उसकी जो बेसिक एजम्पशंस है थ्योरी की वो याद रखनी है, जो कि हमने आपसे शुरुआत में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा। बस बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तीसरा आइए, दूसरा इन्वेंट्री आइए, जो कि कहलाता है बेल एडजस्टमेंट। जी बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। बेल Inventory. एडजस्टमेंट Bill इन्वेंट्री। adjustment inventory. अब देखिए इसमें नाम से अपने आप स्पष्ट है, जैसा कि बेल की बात हो रही है, इसका मतलब बेल ने दिया है ना जी। जी बेल ने दिया है। और चूंकि ये है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, अर्थात ये किस चीज को देखने की इन्वेंट्री है? एडजस्टमेंट को, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को देखने की इन्वेंट्री है बेसिकली। और चूंकि एडजस्टमेंट हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट्स है ना, तो ये बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री इसका नाम पड़ा इसलिए चूंकि बेल ने इसको डेवलप किया है, और बेल ने डेवलप किया है, और ये टूल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसलिए इसका नाम बेल एडजस्टमेंट, जी बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री कहलाता है ना। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री कहलाता है बेसिकली। जैसा कि हमने कहा कि ये एडजस्टमेंट इन्वेंट्री जो है बेल ने 1934 में, जी 1934 में डेवलप किया था बेसिकली, है ना। क्यों डेवलप किया था? तो डायग्नोस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ दी, जी डायग्नोस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ दी इंडिविजुअल। किसी इंसान की सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बेल ने बेसिकली लाया है। जी बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बेल ने लाया है बेसिकली। नाम से स्पष्ट है, बेल ने डेवलप किया है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को देखने के लिए। जी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को देखने के लिए डेवलप किया है बेसिकली, इसलिए इसका नाम बेल एडजस्टमेंट जी इन्वेंट्री है बेसिकली। इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री कई सिचुएशंस में इंसान की एडजस्टमेंट को देखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल होम सिचुएशंस में, हेल्थ सिचुएशंस में, और स्कूल सिचुएशंस में, है ना। इसके अलावा और भी कई सिचुएशंस है जिस कॉन्टेक्स्ट में आपकी एडजस्टमेंट को वो देखना चाहता है। फॉर एग्जांपल होम एडजस्टमेंट अगर देखना हो तो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी और डिससेटिस्फैक्टरी इन होम लाइफ, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनका ये देख सकते हैं जो आप जो काउंसिल सीकिंग है, जो काउंसिल सीकिंग है, जो आपके पास पेशेंट बैठा हुआ है, उनसे आप ये जान सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका होम लाइफ से वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है या कितना डिससेटिस्फाइड है। इस तरीके से होम एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। उसी तरीके से हेल्थ एडजस्टमेंट देख सकते हैं, कैसे वो शाइनेस है या सबमिसिवनेस है या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, जी बहुत ज्यादा शर्मीला है, अपने आप में मगन रहने वाला है, बहुत ज्यादा हल्ला कल्ला करने वाला है, समाज में रहने वाला है, या मिला जुला करके रहने वाला है। तो आप इससे उसकी हेल्थ एडजस्टमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। उसी तरीके से इमोशनल एडजस्टमेंट देखना हो तो आप देख सकते हैं, उनका डिप्रेशन देख सकते हैं, उनका नर्वसनेस देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप आगे चीजों को देख सकते हैं बेसिकली। तो बेल एडजस्टमेंट जो है, इन्वेंट्री जो है, वो डिफरेंट सिचुएशंस में इंसान की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ओके जी। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि इन्वेंट्री आमतौर पे यस और नो के तौर पे होगा, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? डाइकोटोमस, बिल्कुल। तो इसमें जो है, ये जो आपका टूल है बेसिकली, ये जो बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है बेसिकली, इसमें टोटल 140 आइटम है, यानी 140 स्टेटमेंट है। हर स्टेटमेंट के 2 ऑप्शन है, यस या नो। सब्जेक्ट से ये उम्मीद की जाती है, सब्जेक्ट अर्थात जिनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम देखा जा रहा है,
उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इन्हीं दो ऑप्शनों में से किसी एक का चुनाव चूज करना। चुनाव करना है, हाँ, एक ही विकल्प का चुनाव करना है और उसी के आधार पर हम आपकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को उसी के आधार पर हम आपकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को निदान करें। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान आइडेंटिफाई करेंगे। डायग्नोज कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस वाज द बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। आज हम लोगों ने दो इन्वेंटरी की चर्चा की, एक हमने 16 पीएफ की चर्चा की जो कि कैटल्स ने दिया है, और दूसरा हमने चर्चा किया आपके साथ जी बेल इन्वेंटरी। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी बेसिकली। दोनों से कोई